Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the Company Law Act 2013, that is डिफाइन द प्रोस्पेक्टस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करना आपने, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है और एक कंपनी को इसकी कब जो है नीड होती है, कब प्रोस्पेक्टस जो है इशू किया जाता है, ये आपने यहाँ पे पढ़ना है. जब मैं आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे डिफरेंस समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस बिफोर ऑफरिंग द पब्लिक टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर ऑफ द कंपनी. तो जब भी एक पब्लिक कंपनी ने आम पब्लिक एट लार्ज से शेयर जो है मांगने होते हैं या फिर उसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए फ्रॉम द पब्लिक, तो वो शेयर इशू करते हैं. और शेयर इशू वो तभी कर सकते हैं जब वो वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे. तो पब्लिक कंपनी के लिए हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहती है कि वो शेयर जो है पब्लिक को ऑफ़र करने से पहले एक प्रॉस्पेक्टस वहाँ पे इशू करें. ऑन द अदर हैंड मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी को जो है क्योंकि वो शेयर जो है डिमांड नहीं, ऑफ़र नहीं करते हैं पब्लिक को, तो उनको प्रॉस्पेक्टस की वहाँ पे नीड नहीं होती है. तो ये प्रॉस्पेक्टस का जो सेगमेंट है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है. तो पब्लिक कंपनी क्योंकि वो जो उनको जो पैसा चाहिए होता है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, उनको जो फंड चाहिए होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो थ्रू पब्लिक ही आती है. वो पब्लिक को शेयर इशू करते हैं और उससे जो है पैसा वहाँ पे जनरेट करते हैं. इसलिए जो ये प्रॉस्पेक्टस का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ही है. देखिए इसको पढ़ लेते हैं हम. ईच कंपनी इज़ रिक्वायर्ड कैपिटल टू रन इट्स बिजनेस. हर एक कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. दिस कैपिटल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक. और ये पैसा जो है पब्लिक से ही कलेक्ट किया जाता है. दे आर टू रिसोर्सेज फॉर इट्स शेयर एंड डिबेंचर. तो पैसा पब्लिक से कलेक्ट करने का दो ही तरीके हैं उनके पास, एक होता है शेयर, दूसरा होता है डिबेंचर. तो डिबेंचर जो आप उधार लेते हैं पब्लिक से, पब्लिक बैंक से जो उधार लेते हैं, और शेयर जो आप लोगों को इनवाइट करते हैं कंपनी के शेयर परचेज़ करने के लिए, और जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो उन शेयर की वैल्यू के हिसाब से उनको पैसा जो है डिविडेंड वहाँ पे दिया जाता है, प्रॉफिट जो दिया जाता है. जनरल पब्लिक हैज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द प्लानिंग ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर. लेकिन पब्लिक जब शेयर खरीदे तो क्यों खरीदे, तो आपको आपकी कंपनी की प्लानिंग क्या है वो बतानी पड़ती है, बिजनेस आपको बताना पड़ता है, ताकि कंपनी जो है शेयर परचेज करे आपके या फिर आपको उधार दे. दिस डॉक्यूमेंट बाय विच द एक्टिविटीज़ परफॉर्म. और ये एक्टिविटी जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू परफॉर्म की जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं. इन होल सिंपल मैं वर्ड में यहाँ पे बताऊँ तो प्रॉस्पेक्टस क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें आपकी क्या क्या प्लानिंग है, आप कैसे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये आपको प्लानिंग जो है पहले पब्लिक को बतानी होती है ताकि वो आपके शेयर जो है परचेज़ करे या फिर आपको उधार दे. It has been stated in the Section 25 of the Company Act 2013 that no application for the share and debentures of the company can be invited unless the appeal is accompanied with the prospectus. तो ये सेक्शन 25 कंपनी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप एक प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे तब तक आप कंपनी से जो है शेयर डिमांड नहीं कर सकते, पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकते हैं. सेक्शन 25 क्लियर बोलता है. जनरली इट इज़ सीन दैट द पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वाइट पब्लिक टू बाय शेयर और डिबेंचर टू कलेक्ट देयर कैपिटल और टू इनहेंस द कैपिटल. फॉर दिस पर्पज़ द प्रोविज़न हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट. देखिए हमेशा कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके लिए ये काम करना पड़ता है उनको. तो सेक्शन 33 साहब यहाँ पे क्लियर बोलता है, नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी शैल बी इशूड अनलेस सच फॉर्म इज़ अकम्पनीड बाय द एब्रिज प्रॉस्पेक्टस. तो यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि जब तक आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक से डिमांड नहीं कर पाएंगे, किसी भी शेयर के रिगार्डिंग पब्लिक को कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बांट सकते हैं कि वो कंपनी के शेयर खरीदे, जब तक कि आप जो है उस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ जो है प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी नहीं लगाएंगे. प्रॉस्पेक्टस क्या है, जहाँ पे आपको आपकी आने वाली स्कीम क्या है, आप बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप क्या क्या नई नई प्लानिंग है और किस पर्पज़ से के लिए आपको जो है पैसा वहाँ पे चाहिए, इसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी. Thus, the prospectus is an essential document for the collection of money through shares and debenture for the business of the company. So यहाँ पे आपने देख लिया कि एक बहुत ही essential और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप पब्लिक से मनी चाहते हैं बाय द शेयर ऑफ एंड डिवेंचर.
चलो ये हो गया आपके पास। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 या क्लॉज 17 जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन बताता है। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड अ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस रेफर्ड इन द सेक्शन 32 और द सेल्फ प्रॉस्पेक्टस रेफर्ड इन द सेक्शन 31 और एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर document having inviting the offer from the public for the subscription or purchase of any securities of the body corporate। तो यहाँ पे जो है ये क्लियर है यहाँ पे कि प्रॉस्पेक्टस क्या है। प्रॉस्पेक्टस जो है इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी के थ्रू, इशूड एज ए प्रॉस्पेक्ट एज इंक्लूड रेड, इसमें रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है आगे, जो कि सेक्शन 34 में बताया गया है। इसमें शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी होता है जो सेक्शन 31 में बताया गया है। इसके अलावा कोई भी नोटिस आप इशू करते हैं, कोई भी नोटिस निकाल सकते हैं एज ए प्रॉस्पेक्टस आप, कोई भी सर्कुलर निकालते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं या अदर एनी डॉक्यूमेंट निकालते हैं जिससे आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं ताकि आप कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करें या परचेज करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ये दो वर्ड आ रहे हैं। इन्होंने बोला कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रेड हेयरिंग, उसमें रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस भी होता है और एक दूसरा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी होता है। रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जहाँ पे आप जो है कंपनी प्रॉस्पेक्टस की जो है शेयर की वैल्यू क्या होगी, शेयर की प्राइस क्या होगी, ये नहीं बताते हैं, सिर्फ आप शेयर जो हैं उनको आप ऑफ़र कर सकते हैं, इसी के बारे में बताते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे इस चीज़ों के बारे में। दूसरा शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है कि एक कंपनी को जो है रैंडमली कई बार जो है, बहुत बार जो है एक साल के अंदर जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू करने का मतलब ये है कि उनको बार बार पब्लिक से मनी चाहिए तो वो शेयर ऑफ़र करते हैं कंपनी को, तो उनको बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए वो एक कंपनी सेबी से जो है कंडीशन परमिशन ले लेते हैं शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एक बार आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आपको बार बार जो है वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टर आप लगाएंगे और आपको जो है बार बार ऑफर जो है शेयर की आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देयर काइंड ऑफ बहुत सारे काइंड ऑफ प्रॉस्पेक्टस है यहाँ पे, जैसे शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस है, एवरेज प्रॉस्पेक्टस है, तो वो हमारा इशू नहीं है। यहाँ पे हमने प्रॉस्पेक्टस को समझना है। तो इन होल अगर हम प्रॉस्पेक्टस को देखें तो ये कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या एनी अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके थ्रू जो है हम कंपनी के पब्लिक को ऑफर करते हैं कि वो कंपनी की सब्सक्रिप्शन लें या फिर कंपनी के शेयर परचेज करें। देखिए आगे है आपके पास यहाँ पे, Thus, the prospectus means such a document issued by the company urging to the public for the purchase of share or the venture of the company। तो prospectus एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी जो है पब्लिक को अर्ज करती है कि वो शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी खरीदे। इट मेंशंस दो कंडीशन अंडर विच अ पर्सन बाय द शेयर ऑफ द कंपनी, और साथ में कंडीशंस भी बताते हैं कि शेयर की वैल्यू क्या होगी, आपको किस तरीके से इसको पे करना है, कितना बेनिफिट आपको होगा, कितने टाइम के बाद जो आपको शेयर का बेनिफिट दिया जाएगा, हर एक कंडीशन जो होती है वो वहाँ पे दे रखी थी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को ऑफ़र कर रही है शेयर ऑफ द कंपनी खरीदने के लिए, तो उनको पहले बताना पड़ेगा कि वो क्यों वो शेयर ऑफ़र कर रही है, आपकी स्कीम क्या है, आप जो पैसा आपको शेयर के थ्रू मिलेगा उसको आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। इससे लोगों को पता चल जाता है कि क्या ये उनकी स्कीम जो है उससे प्रॉफिट होगा भी या नहीं। अगर आपको लगता है कि उससे प्रॉफिट होगा तभी आप कंपनी में पैसा फिर जो है लगाएंगे, इसीलिए जो है यहाँ पर पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। कुछ केस लॉ भी आपके पास, शुंभुगम वर्सेस रंगगम, रंगरामा के केस है यहाँ पे AR 34 का केस। इट हैज़ बीन स्टेटेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट दैट द प्रॉस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ अपील, ये एक तरीके का अपील है पब्लिक को कि आप कंपनी के शेयर और डिवेंचर को खरीदिए। इसके अलावा प्रामथानाथ सन्याल वर्सेस काली कुमार दत्त का केस है, AR 1925 का केस कलकत्ता हाईकोर्ट का। सच एन एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन considered prospectus by the Calcutta High Court by which an appeal is made to the public to buy the share of the and debentures of the company। तो क्या है, इस कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि प्रॉस्पेक्टस क्या होते हैं कि ये एक अपील है जो कि पब्लिक को की जाती है कि आप कंपनी के शेयर और डिवेंचर को खरीदिए। डिवेंचर जनरली क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जब आप कंपनी से लोगों से उधार लेते हैं, आप
आप कंपनी के लिए पैसा दो तरीक़ों से जुटा सकते हैं, या तो आप कंपनी को ऑफर करिए शेयर, या फिर आप जो है डिवेंचर की कंपनी से लोगों से उधार भी ले सकते हैं। उधार जो है आप बैंकों से लेते हैं या किसी भी पर्सन से उधार लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन द इंस्टेंट केस द एडवर्टीजमेंट वाज इशूड बाय द कंपनी वेयर इन इट वाज स्टेटेड दैट, तो इस केस में कंपनी क्या करती है कि एडवर्टीजमेंट निकालती है। सम शेयर्स आर स्टिल अवेलेबल फॉर द सेल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स फॉर ऑफ द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द एप्लीकेशन। इसमें कंपनी बताती है कि अभी भी कंपनी के पास कुछ शेयर बचे हुए हैं और लोग जो है उन शेयर को एप्लीकेशन लगा के खरीद सकते हैं। तो देखिए, जब भी कंपनी फ्रेम होते हैं, मैंने आपको बताया कि कंपनी को एक परमिशन मिल जाती है कि वो कितने शेयर जो है, कितनी वैल्यू के शेयर जो है ऑफ़र कर सकते हैं। 50 लाख के, 1 लाख, 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 10 करोड़ के, उनको वहाँ पे परमिशन मिलती है। और उस शेयर की वैल्यू के हिसाब से फिर उतने का थोड़े शेयर की वो ऑफ़र कर देते हैं, थोड़े शेयर वो रख लेते हैं। जब उनको फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत होगी तो फिर वो शेयर की ऑफरिंग जो है पब्लिक एट लार्ज को वहाँ पे करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें भी कंपनी में एक प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि क्या होता है। देखिए, ये एक रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट जिससे आप पब्लिक को जो है ऑफ़र कर रहे हैं कि आप कंपनी के जो है शेयर परचेज करिए, तो हम उसको जो है प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको बता दिया। रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जहाँ पे आप सेबी से परमिशन ले लेते हैं और सिर्फ आप कंपनी को लोगों को ये बताते हैं कि हम जो है शेयर जो है यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। शेयर की प्राइस क्या होगी, उसकी कितनी वैल्यू होगी, ये बताया नहीं जाता वहाँ पे। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द करेक्टर्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉस्पेक्टस के। तो देखिए, ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में, तो ऑब्वियसली बात है जब ये पब्लिक को इशू किया जाता है प्रॉस्पेक्टस, तो हमेशा वो रिटर्न फॉर्म में होता है। सेकंड, ये इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये एक एडवर्टीजमेंट फॉर्म में होता है। सेकंड, थर्ड, इट इज़ द इन्विटेशन ऑफरिंग, ये एक इन्विटेशन होता है, ऑफरिंग होती है पब्लिक को कि आप कंपनी के शेयर परचेज करिए। इट मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक एन अपील, ये एक अपील होती है पब्लिक को कि क्या आप जो है कंपनी के शेयर जो है और डिवेंचर जो है खरीदिए। इट इज़ मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और कंपनी के बिहाफ पे ये परचेज कर, डायरेक्टर के साइन होते हैं वहाँ पे। इट मीन्स के डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे ये शेयर जो है ऑफर किए जाते हैं। तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो प्रॉस्पेक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है, कोई भी नोटिस हो सकता है, कोई भी सर्कुलर हो सकता है, जहाँ पे आप आम जनता को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप कंपनी के शेयर को परचेज़ करिए, कंपनी के डिवेंचर जो है शेयर और डिवेंचर आप परचेज़ करिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी को पता चल सके कि आप जो पैसा जो है आपको शेयर और डिवेंचर के थ्रू चाहिए, वहाँ पे कहाँ पे आप उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं और उसका क्या पर्पस होगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कुछ टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्टस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक रेड हेयर प्रॉस्पेक्टस होता है, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। दूसरा आपके पास शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बार बार जो है जब प्रॉस्पेक्टस आपको ऑफरिंग करनी पड़ती है पब्लिक को, तो आप कितनी बार प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, तो उसके जगह पे एक आप सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की परमिशन ले लेते हैं और फिर आपको बार बार प्रॉस्पेक्टस वहाँ पे इशू नहीं करना पड़ता। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही शेल्फ प्रॉस्पेक्टस लगा दिया जाता है, जिसमें जो है समरी डिटेल होती है, ना कि पूरी डिटेल वहाँ पे होती है। इसके साथ प्रॉस्पेक्टस इन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी एक काइंड ऑफ प्रॉस्पेक्टस है, इसको जहाँ पे हम स्टडी करेंगे। देखिए, The public companies arrange its capital from the shares and debenture और fixed deposit of the public। तो पब्लिक कंपनी जो होती है, जो वो अपना पैसा जो है वो शेयर के थ्रू लाती है, डिवेंचर के थ्रू लाती है या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू लाती है। लेकिन कई बार बट जनरली द प्राइवेट कंपनीज डू नॉट लाइक दिस, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती है। उसके जो मेंबर होते हैं, जो उनके मैक्सिमम मेंबर आपको पता है 200 से ऊपर ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो वो अपने मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करती है अपने लिए, वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं ला सकती है। पब्लिक कंपनी इनवाइट ऑफरिंग टू द पब्लिक फॉर द शेयर डिवेंचर एंड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड दिस हैज़ बीन डन बाय द प्रॉस्पेक्टस। तो पब्लिक कंपनी ही जो है वो प्रॉस्पेक्टस लाती है, जिसके थ्रू वो जो है पब्लिक को जो है इनवाइट करती है कंपनी के शेयर, डिवेंचर और फिक्स्ड डिपॉजिट को लेने के लिए। बट व्हेन द प्रमोटर, लेकिन जब कंपनी को लगता है कि उनको जो है पैसे की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो प्रमोटर्स
ये लगता है कि हम खुद ही पैसा वहाँ पे लगा लेंगे, तो उनको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत वहाँ पे नहीं होती। पब्लिक कंपनी भी कई बार जो है लोगों से पैसा डिमांड अगर वो नहीं करना चाहती है, लेकिन लॉ में लिख रखा है कि उनको प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही करना है क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी है, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी क्या की जाती है कि एक प्रॉस्पेक्टस, एक स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस छाप दी जाती है, जिसमें ये बता दिया जाता है कि हमें किसी भी तरीके की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की या फंड की जरूरत नहीं है, हम अपना पैसा जो है खुद वहाँ पे जो है अरेंज कर सकते हैं। देखिए, बट व्हेन द प्रमोटर डू नॉट कंसिडर नीड ऑफ शेयर डिवेंचर एंड फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द पब्लिक फॉर द कंपनी एंड दे बिलीव दैट दे विल बी इन अ पोजिशन ऑफ अरेंज द कैपिटल for the company by their own efforts, then under these circumstances it is not necessary for issuing a prospectus for the company. For this only a document is sufficient which is called the statement in lieu of prospectus. तो उस कंडीशन में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो स्टेटमेंट लियो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जब कंपनी के प्रमोटर्स को ये लगता है कि हमें किसी तरीके की शेयर डिवेंचर या फिक्स डिपॉजिट की जरूरत नहीं है पब्लिक से, तो उस कंडीशन में वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस, और जो है कंपनी जो है अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसके लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये देख लेते हैं यहाँ पे इट इज़ इसेंशियल टू द स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी लाइक प्रॉस्पेक्टस, ये प्रॉस्पेक्टस की तरह ही होना चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्मेलिटी तो करनी है ना। दूसरा, इन कॉन्सोनेंस विद द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ द एक्ट, और एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है इसको बनाना है। ठीक है जी, तो आपके पास आगे है अब इनरी बलियार ओपन हर्थ फर्नेंस कंपनी लिमिटेड 1940 का केस है। इट हैज़ बीन held that the fact required to be disclosed in the statement in lieu of prospectus are more or less those effect which are to be for the prospectus। तो prospectus इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्ट स्टेटमेंट लियो प्रॉस्पेक्टस में भी आपको सारे फैक्ट वहाँ पे बताने होते हैं। लाइबिलिटीज़ फॉर द मिस रिप्रेजेंटेशन आर आल्सो सेम इन द केस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अगर वहाँ पे कोई गलत होती है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, तो लाइबिलिटी वैसे ही बनती है जैसे कि एक प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो है बनती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे कि लाइबिलिटीज़ क्या बनती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्रॉड की पूरी जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप कंपनी के शेयर को खरीदिए, आप उसके लिए एप्लीकेशन लगाइए, पब्लिक ऑफ़र कर रहे हैं कि आप जो है डिवेंचर जो है करिए या लोन जो है कंपनी को दीजिए, आप प्रॉस्पेक्टस छापते हैं, लेकिन प्रॉस्पेक्टस में आप मिस स्टेटमेंट वहाँ पे देते हैं, आप वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपका पर्पस कहीं ना कहीं वहाँ पे धोखा देने का है, और आप जो जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट उस पैसे की करना चाहते हैं वो आप बताते नहीं हैं, जहाँ आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ जो है लोगों के साथ धोखा करना चाहते हैं और उसके बाद जो सिर्फ भाग जाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कंडीशन में मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस अगर आप करते हैं, प्रॉस्पेक्टस में गलत जानकारी अगर आप देते हैं कंपनी के भावी प्लान के बारे में, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, फंड को कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपकी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी वहाँ पे जो है बन सकती है। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रॉस्पेक्टस इज ए रिलायबल डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पर्सन इन्वेस्ट मनी और टेक शेयर एंड डिवेंचर। तो प्रॉस्पेक्टस एक रिलायबल डॉक्यूमेंट होता है और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो लोग जो है कंपनी के शेयर और डिवेंचर जो है अपना पैसा जो है लगाते हैं वहाँ पे। हैंस इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द ऑथराइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉस्पेक्टस दैट दे मस्ट नोट। तो जब भी ये अथॉरिटी की या कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जब वो प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कंसील ना करें, कंसील एनी इंपॉर्टेंट फैक्ट और मेक एनी, ना तो कोई किसी फैक्ट को छुपाएं और ना ही वहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट वहाँ पे दें। इसके अलावा नो फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड विद द पर्सन बाइंग शेयर ऑफ द कंपनी एंड नो सच कंसेंट शुड बी ऑब्टेन सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट में बिकम वॉइडेबल। तो आप कोई भी फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं कर सकते, कोई धोखा दे के या फिर इस तरीके से पर्सन की कंसेंट नहीं ले सकते हैं जिसमें धोखा हो और धोखे में जो है पर्सन वहाँ पे शेयर जो है कंपनी के परचेज कर ले। इसमें एक केस भी है जिस केस में ये क्लियर है, गोल्डन रूल यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग गोल्डन रूल बनाया गया है। जो गोल्डन रूल जो है किस केस में बनाया गया, हेंडरसन वर्सेस लेकिन के केसेस में यहाँ पे गोल्डन रूल बनाया गया है। इसमें साफ बताया गया है that the person who issues prospectus show to public that they will be in profit by purchasing share of the company and encourage public by share of the basis of the fact detailed in the prospectus. It is a duty of them
दैट दे मेंशंस ईच फैक्ट एंड ट्रू मैनर इन द प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ पे साफ बोला गया है कि अगर कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और लोगों को ऑफर करती है शेयर खरीदने के लिए, तो उसको वहाँ पे जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी होगी। और अगर वो बोलते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी होगी। अगर वो वहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट करते हैं या कोई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे होगी। इसी को गोल्डन रूल यहाँ पे बोला जाता है। लाइबिलिटीज़ क्या बनती हैं, इनको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एक तो रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो एक सिविल लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है। सिविल लाइबिलिटी में अगर वहाँ पे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कंसेंट जो है फ्रॉड से ली जाती है, लोगों की कंसेंट तो वो देते हैं, शेयर तो कंपनी के खरीदते हैं, लेकिन आपने जो है मिस स्टेटमेंट दी थी या फिर आपने बताया कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि आप कंपनी के शेयर परचेज करिए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे लॉस हो रहा था। तो किस तरीके की अगर मिस स्टेटमेंट आप देते हैं या फिर आप जो है कोई किस तरीके का फैक्ट को कंसील करते हैं तो आपकी वहाँ पे सिविल लाइबिलिटी बनती है। और शेयर होल्डर होगा जो कंपनी के साथ अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकता है, तोड़ सकता है और उसके बदले में कंपनी पे सू फाइल कर सकता है और साथ में जो है अपना पैसा वापस ले सकता है और कॉम्पनसेशन के लिए भी एप्लीकेशन वहाँ पे जो है लगा सकता है। हेंडरसन का केसेस फिर से यहाँ पे आ जाता है जिसमें जो गोल्डन रूल जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस स्टेटमेंट फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ग्राउंड क्या होगा कि मिस स्टेटमेंट की गई है, तो शेयर होल्डर को यहाँ पे प्रूव क्या करना होगा, द स्टेटमेंट इज अनट्रू। जो प्रॉस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट दी गई थी वो अनट्रू थी। दे आर रिलेटेड विद द फैक्ट्स बट नॉट विद द लॉ। ये फैक्ट से रिलेटेड मिस स्टेटमेंट थी, लॉ से रिलेटेड नहीं। तो लॉ पे रिलेटेड कोई भी एक्सक्यूज़ वहाँ पे नहीं होता, ये आपने पहले पढ़ा है। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द परचेजिंग शेयर्स द मिस स्टेटमेंट इज फंडामेंटल। जो भी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए जो स्टेटमेंट दी गई थी वो क्या थी, मिस स्टेटमेंट थी। सच मिस स्टेटमेंट वाज टू बी स्टिमुलेट द शेयर होल्डर्स टू बाय द शेयर। और ये मिस स्टेटमेंट की वजह से ही लोगों ने कंपनी के शेयर परचेज किए। द शेयर होल्डर हैड बाउट शेयर ऑन द रिलाइंग अपॉन द सच स्टेटमेंट। और लोगों ने इस स्टेटमेंट पे भरोसा करके ही कंपनी के शेयर परचेज किए। द प्रॉस्पेक्टस हैविंग मिस स्टेटमेंट हैज़ बीन इशूड बाय द कंपनी। और ये प्रॉस्पेक्टस भी उसी कंपनी ने जो है इशू किया था। अगर ये चीज़ें आप प्रूव कर देते हैं तो कंपनी जो कोर्ट जो है आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करवा देगी और वहाँ पे आप डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी है। सिविल लाइबिलिटी में तो आपने ये देख लिया, क्रिमिनल लाइबिलिटी यहाँ पे होगी, सॉरी। तो हाँ, सिविल लाइबिलिटी में मिस स्टेटमेंट में सिविल लाइबिलिटी होगी यहाँ पे। पहला तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा सिविल लाइबिलिटी बनती है। सिविल लाइबिलिटी में वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंपनी होगी, कंपनी का डायरेक्टर होगा, ये सारे जो है वहाँ पे लाइबल माने जाएंगे। प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ऑथराइज पर्सन जिसके थ्रू जो शेयर इशू किए गए थे, प्रॉस्पेक्ट इशू किया था, ये सारे यहाँ पे लाइबल माने जाएंगे। सेक्शन 35 के अंडर ये सारे पर्सन जो है लाइबल माने जाएंगे और सिविल लाइबिलिटी के अंडर जहाँ पे शेयर होल्डर जो है कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे रिसिंड हो सकता है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरा जो है सिविल लाइबिलिटी यहाँ पे बनेगी। तीसरा यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। तो सेक्शन 36 के अंडर क्रिमिनल लाइबिलिटी, अब जानबूझ के नोइंगली और रैकलेसली अगर आपने मिस स्टेटमेंट दी है, प्रॉमिस किया है, कोई फोरकास्ट की है, तो उस कंडीशन में जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी भी वहाँ पे बन सकती है। और सेक्शन 47 भी जहाँ अप्लाई हो जाता है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच नॉट लेस देन 6 मंथ बट मे एक्सटेंड टू द 10 ईयर। तो यहाँ पे 6 महीने की सज़ा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा यहाँ पे हो सकती है। और फाइन भी यहाँ पे हो सकता है, जो कि जितना फ्रॉड में जो पैसा होगा उससे 3 टाइम ज़्यादा फ्रॉड भी का पैसा भी यहाँ पे लिया जा सकता है। इस तरीके से अगर प्रॉस्पेक्टस में मिस मैनेजमेंट, मिस स्टेटमेंट या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट या फिर कंसीलमेंट ऑफ द एनी फैक्ट होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जा सकता है। सिविल लाइबिलिटी भी वहाँ पे बन सकती है, मीन्स कॉम्पनसेशन भी वहाँ पे देना पड़ सकता है। और तीसरा क्रिमिनल लाइबिलिटी भी वहाँ पे बनती है अगर आपने इंटेंशनली और रेकलेसली जो है वो स्टेटमेंट जो है दी थी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।